हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो कहता है कि ऊर्जा है उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है। और हम ऊर्जा को न तो क्रिएट कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ऊष्मा के रेस्पेक्ट में बात करें तो जो ऊष्मा है उसका पूर्णतया रूपांतरण जो है कार्य में संभव नहीं है। तो ये जो है ऊष्मा जो डायरेक्शन है, ऊष्मा का जो प्रवाह है वो प्रथम नियम की हम जो है थर्मोडायनामिक्स के प्रथम नियम से ज्ञात नहीं कर सकते। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो स्वतः प्रक्रम के बारे में भी कुछ नहीं बताता है कि वो किस प्रकार अग्रसर होते हैं। तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसमें जो है कई नियम दिए गए हैं, कई नियमों को परिभाषित किया गया है। इसके कौन कौन से कथन हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। पहला कथन है, ऊष्मा किसी बाह्य साधन की सहायता के बिना ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। डैट मीन्स अगर आपको ऊष्मा को ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर प्रवाहित करना है तो उसमें आपको बाह्य साधन की सहायता लेनी पड़ेगी। फिर है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का द्वितीय कथन, सभी स्वतः प्रक्रम जो हैं साम्यावस्था प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होते हैं। ठीक है। फिर जो थर्ड है कि निकाय या परिपार्श्व के किसी भाग में परिवर्तन किए बिना ऊष्मा को उसके समतुल्य कार्य में परिवर्तित करना असंभव है। डैट मीन्स ऊष्मा का पूर्णतया कार्य में रूपांतरण क्या है, असंभव है। ठीक है। फिर है फोर्थ कथन है, विश्व की जो एंट्रोपी है वो क्या है, निरंतर बढ़ रही है। और जो फिफ्थ कथन है, समस्त स्वतः प्रक्रमों द्वारा कार्य उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन जो उत्क्रमणीय प्रक्रम है उससे आपको जो है मैक्सिमम वर्क प्राप्त होता है। देखिए, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको हम कार्नो के आदर्श इंजन की सहायता से भी समझ सकते हैं। जो कार्नो का आदर्श इंजन है, जो ऊष्मा इंजन वह यंत्र है जो ऊष्मा को स्वतंत्र रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। और जो सैंडी कार्नो ने बताया कि ऊष्मा का एक निश्चित प्रतिशत ही कार्य में परिणित होता है, वास्तविक ऊष्मा इंजन पूर्ण उत्क्रमणीय नहीं होते। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी अपन ने जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कथन देखे उसमें आपने देखा था कि जो है ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो इसको जो है कार्नो ने आदर्श इंजन के माध्यम से समझाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्नो इंजन का स्ट्रक्चर। तो इसमें एक क्या होता है, सोर्स होता है, उसका टेम्परेचर कितना है T1, उससे जो है Q1 हीट निकलती है और इंजन क्या करता है, W वर्क करता है। और जो इंजन है वो जो है कुछ हीट Q2 हीट जो है सिंक मीन्स परिपार्श्व या सराउंडिंग को देता है। और सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना है T1, यहाँ पे जो T2 सॉरी। और यहाँ पे जो है सोर्स का जो टेम्परेचर है वो सिंक के टेम्परेचर से क्या है, ज़्यादा। और ये जो है कार्नो चक्र है, इसके अंदर 4 स्टेप्स होती हैं। फर्स्ट में क्या होता है, समतापी प्रसरण, फिर होता है सेकंड है रुद्धोष्म प्रसरण, फिर है संतापी संपीड़न और लास्ट में है रुद्धोष्म संपीड़न। तो ये जो चारों प्रक्रम हो रहे हैं एक इंजन के अंदर, तो इसमें जो वर्क होता है हम टोटल वर्क को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो पूरे कार्नो चक्र में गैसों द्वारा जो किया गया सकल कार्य है वो निम्न है। और यहाँ पे जो है हम हर प्रक्रम का कार्य का मान पुट करते हैं। तो ये जो है मैंने कार्नो चक्र में जो कार्य का मान है ये पुट किया, और जब हम इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन करते हैं तो हमें जो है कार्नो चक्र में जो कार्य का मान है वो निम्न प्राप्त होता है। अब जो है हम देखते हैं कि उपरोक्त प्रेक्षण के आधार पर हम ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी चक्रीय प्रक्रम में किसी सोर्स से ग्रहण की गई ऊष्मा अपने कुछ भाग का हनन किए बिना तुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। आइए इसको समझते हैं कि जो ऊष्मा इंजन की दक्षता है उसका मान होता है W/Q1। ऊष्मा इंजन की दक्षता से क्या मीनिंग है, किसी ऊष्मा इंजन द्वारा अवशोषित ऊष्मा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, दक्षता कहते हैं। तो यहाँ पे जो है दक्षता का फॉर्मूला आता है T1 - T2/T1। अब देखिए यहाँ पे जो T1 टेम्परेचर किसका है, सोर्स का, और जो T2 टेम्परेचर किसका है, सिंक का।
और जो है अगर हम सिंक का टेम्परेचर T2 0 रखते हैं तो दक्षता कितनी आएगी 100%, और इनफाइनाइट रखते हैं तो 100%। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाए या इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दक्षता हमेशा 100% प्राप्त नहीं हो सकती किसी भी इंजन की, और इस कारण से जो है क्या है कि ऊष्मा का पूर्णतया जो है परिवर्तन कार्य में संभव नहीं है। देखिए जो सोर्स है T1 और जो इन सिंक है टेम्परेचर T2, उसके बीच में जितना अधिक अंतर होगा उतनी ही दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इंजन के वक्त हम जो है जो भाप लेते हैं वो अति तप्त भाप काम में लेते हैं। फिर है कार्नोट प्रमेय। तो आप यहाँ देख रहे हैं दो नियत तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजनों की दक्षता समान होती है, कार्यकारी द्रव चाहे कोई भी लिया जाए। तो आप अभी देख रहे हैं दक्षता के फॉर्मूले में, जो ये दक्षता का फॉर्मूला है उसमें क्या आ रहा है T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो डैट मीन्स दक्षता किस पे डिपेंड करती है, T1 एंड T2 पर। T1 मानी जो इंजन का सोर्स है उसका टेम्परेचर, और T2 जो सिंक का टेम्परेचर है T2। तो इसके अलावा जो दक्षता है वो कार्यकारी द्रव पर निर्भर नहीं कर रही। इस कारण से ही जो कार्नोट प्रमेय है कि दो नियत तापों के बीच कार्य करने वाले सभी उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजनों की जो दक्षता है वो क्या होती है, समान। उसके बाद में है ये है कार्नोट प्रमेय की उत्पत्ति का डायग्राम, ठीक है। फिर है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड। देखिए जो प्रथम शाश्वत मशीन है उसका मीनिंग है कि ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी कि जिससे हमें लगातार ऊर्जा का व्यय किए बिना कार्य प्राप्त होता रहे। और अगर हम सेकंड मशीन की बात करें कि जिसके अंदर आप सिर्फ एक ही सोर्स हो और सिंक नहीं हो और आपको लगातार कार्य प्राप्त होता रहे, ऐसी भी कोई मशीन नहीं है। तो इसको जो है केल्विन और क्लासियस ने बताया। तो केल्विन ने सेकंड लॉ को कैसे समझाया है कि किसी भी इंजन से कार्य की सतत प्राप्ति एक ही ऊष्मा स्रोत से संभव नहीं है। डेट मीन्स कार्य की सतत प्राप्ति के लिए सिंक का होना जरूरी है। ये कौन कह रहा है, केल्विन। केल्विन बता रहा है कि सिंक का होना जरूरी है, केवल सोर्स से ही जो है कार्य की प्राप्ति नहीं होगी। फिर जो है क्लासियस ने बताया कि ऊष्मा अपने आप निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती। अतः आपको अगर ऊष्मा को निम्न ताप से उच्च ताप की ओर प्रवाहित करना है तो उसमें जो है बाह्य कारक की सहायता लेनी पड़ेगी। थैंक यू।